आप सभी को ऐसे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्याय 1 में, अध्याय 2, अध्याय 3 में ऐसे कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ऐसे इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा जो कि अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 तक चलेगा। ये सारा यानी कि 15 चैप्टर कुल है, यानी अध्याय 15 तक ऐसे सारा का कवर हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि इस रिवीजन क्लास के माध्यम से। आज ऐसे रिवीजन क्लास इसका पार्ट 1 आएगा, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का जितना भी रिवीजन होगा वो सारा रिवीजन ऐसे पार्ट 1 में कराएंगे, जो कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 तक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऐसे इस वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से हम अभी तक ऐसे रिवीजन क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ऐसे रिवीजन क्लास ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे अभी तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जाके ऐसे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं इसका रिवीजन क्लास। इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास आएगा, जो कि अभी ऐसे होम साइंस का भी रिवीजन क्लास कुछ ही दिन में अपलोड किया जाएगा। और इसी तरह से ज्योग्राफी का भी रिवीजन क्लास रहेगा, और हिंदी का भी रिवीजन और इंग्लिश का भी रिवीजन क्लास रहेगा। ये सारा का रिवीजन क्लास ऐसे इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाला रिवीजन क्लास रहेगा वो सारा रिवीजन क्लास ऐसे इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज ऐसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अध्याय 3 तक ऐसे कंप्लीट लगभग करेंगे, जो कि ऐसे सबसे पहला अध्याय में हड़प्पा सभ्यता, सेकंड अध्याय में आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्थाएं हैं, और थर्ड अध्याय में ऐसे समाज आरंभिक समाज है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो कि आगे के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह से सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस रिवीजन क्लास के माध्यम से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऐसे यहाँ पे हम अध्याय 1 को लेकर चलते हैं। अध्याय 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी अध्याय 1 में बनेगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अध्याय 1 में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा इसका अध्याय के नाम है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ईंटें और मनके तथा अस्थियां। यहाँ जितना भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड में रहेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले जो एग्जाम में आने का संभावना ऐसे 100% बनेगा, उसी को ऐसे कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए सबसे पहला इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आप लोग का क्लियर दिखे और आसानी से आप लोग पढ़ सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा गया है। पुरातात्विक यहाँ भारतीय होगा। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? पहला है से एलेक्जेंडर को कहा जाता है, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा है ऑप्शन दयाराम साहनी को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि राखलदास बनर्जी को कहा जाता है। कि चौथा ऑप्शन है कि एस आर राव को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोजी गई थी? तो किस स्थल को खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता में? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन यहाँ सुनिएगा कि लोथल को, सेकंड ऑप्शन सुनिएगा कि हड़प्पा को, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि मोहनजोदाड़ो को, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि कालीबंगा को। तो किसको ऐसे हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा को ही खोजा गया था सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ नहीं मिलता है? तो किस में नहीं मिलता है? हड़प्पा में नहीं मिलता। कि सेकंड ऑप्शन सुनिए कि मोहनजोदाड़ो में नहीं मिलता, कि लोथल में नहीं मिलता है, कि बनवाली में नहीं मिलता। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब कहा जाएगा लोथल में ऐसे नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि हड़प्पा से, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि धोलावीरा से, और तीसरा ऑप्शन सुनिएगा कि मोहनजोदाड़ो से, चौथा ऑप्शन सुनिएगा कि लोथल से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो से ऐसे सबसे विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, वो कहाँ पे केंद्र था शिल्प उत्पादन के? पहला ऑप्शन सुनिएगा मोहनजोदाड़ो में शिल्प उत्पादन के केंद्र था। कि सेकंड ऑप्शन सुनिएगा हड़प्पा में, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कालीबंगा में, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि चंदहुद्रो में। तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में था, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया? मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए किया जाता था? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिए, कि सेकेंड ऑप्शन सुनिएगा मिस्र सभ्यता के लिए, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि चीन सभ्यता के लिए, कि डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के लिए ऐसे मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर क्वेश्चन सुनिएगा कि लोथल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि गुजरात में स्थित है लोथल, कि राजस्थान में, कि पंजाब में, कि हरियाणा में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल ऐसे गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित। इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। अधिकतर ऐसे
सही हिसाब लगाते हैं, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, पर ये बात गलत है। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो किसका सही, इसका जवाब क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि सिंधु घाटी की निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो पहला ऑप्शन है कि लोथल से प्राप्त होता था, कि कालीबंगा से प्राप्त होता, कि कर्नाटक से, कि खेतड़ी से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक से ऐसे सोना प्राप्त होता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह, यानी बंदरगाह पोर्ट होता है जो कि जहाँ से सामान आता निर्यात होता है आयात होता है, तो वहाँ के बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन सुनिएगा, लोथल से मिला, कि कालीबंगा से मिला, कि मोहनजोदाड़ो से मिला, कि हड़प्पा से मिला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोथल से मिला, जो कि गुजरात में स्थित है। तो लोथल से ऐसे बंदरगाह का प्रमाण मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। पहला ऑप्शन सुनिए कि मेसोपोटामिया के साथ नहीं था, कि सेकंड ऑप्शन सुनिएगा कि ईरान के साथ, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि अफगानिस्तान के साथ, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि चीन के साथ। तो किसके साथ नहीं था व्यापारिक संबंध, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चीन के साथ नहीं संबंध था व्यापारिक संबंध, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सभी के साथ ऐसे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सभी के साथ व्यापारिक संबंध था, पर इसके साथ चीन के साथ नहीं था व्यापारिक संबंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि हड़प्पा से मिला, कि मोहनजोदाड़ो से मिला, कि कालीबंगा से, कि लोथल से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है ना, जोता हुआ खेत कहाँ से मिला, कालीबंगा। यहाँ पे ऐसे प्रमाण मिला है, चूड़ी का भी प्रमाण मिला है, यहाँ से कालीबंगा से चूड़ी और जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मनी कहाँ से प्राप्त होता था। पहला ऑप्शन सुनिए कि हड़प्पा से, सेकंड ऑप्शन सुनिए कि लोथल से, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि सोरतुगही से, कि थर्ड और डी ऑप्शन सुनिए कि धोलावीरा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोरतुगही से प्राप्त होता था लाजवर्द मनी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर से 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ कहा गया था, इसका सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदाड़ो है, कि ऑप्शन बी ऑप्शन बी है से मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन ये है से हड़प्पा है, और सी ऑप्शन है से कालीबंगा, डी ऑप्शन है से लोथल। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का मुख्य विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, कि बी ऑप्शन सुनिएगा कि यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, कि डी और सी ऑप्शन सुनिएगा कि यह ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, कि यह डी ऑप्शन सुनिएगा कि नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि दायां से लेकर बायां की ओर यह लिखा जाता था, यह लिपि का मुख्य विशेषता था। और हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं बायां से लेकर दायां की ओर लिखते हैं, तो जस्ट उल्टा हम लोग से लिखते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता का लिपि का लिखावट कैसा था, हम लोग से उल्टा, हम लोग लिखते हैं बायां से दायां की ओर लिखते हैं, तो इन लोग ऐसे दायां से बायां की ओर लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब। सॉरी, अध्याय 1 में जितना भी क्वेश्चन बना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे बता चुके हैं। अब ऐसे नेक्स्ट अध्याय की ओर चलते हैं, अध्याय नंबर ऐसे सेकंड चलते हैं। अध्याय सेकंड में कहा गया कि राजा, किसान एवं नगर, राजा, किसान और नगर और आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था का, जो कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक चलेगा, जो कि सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन इसमें बनेगा वो सारा क्वेश्चन ऐसे इस वीडियो में के माध्यम से देखने को। स्टार्ट करने से पहले ऐसे अगर इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो होगा रिवीजन क्लास का, वो सारा रिवीजन क्लास का वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंचते रहेगा। तो इसीलिए आप लोग ऐसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को जल्दी ही वीडियो पहुंचे और आसानी से आप लोग देख सकते हैं, जितना जल्दी से रिवीजन आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अध्याय सेकंड का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, यानी कि अशोक बहुत सारा अभिलेख लिखा था, उसमें ऐसे सर्वप्रथम उस अभिलेख को किसने पढ़ा था, ये यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था। क्वेश्चन में ऐसे किसने पढ़ा था, पहला ऑप्शन सुनिएगा कि मार्शल ने पढ़ा था, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कनिंघम ने पढ़ा था, कि तीसरा ऑप्शन सुनिएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि मेरको ने पढ़ा था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, यानी कि सब अशोक का अभिलेख से सबसे पहला किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस ने, जो कि 1937 ईस्वी में पढ़ा था। सबसे पहला बार पढ़ा था 1937 में, जेम्स प्रिंस नामक व्यक्ति ने पढ़ा था अभिलेख। अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखिएगा कि अभिलेखों के देव नाम पियदसी किस राजा को कहा गया था। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि अशोक को कहा गया था, कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था, कि समुद्रगुप्त को कहा गया था, कि बिंदुसार को कहा गया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक को कहा गया था। अशोक को क्या कहा गया था, देव नाम पियदसी कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है से
3 जो कि बुद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है, यानी बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ में दोनों का ग्रंथ लिखा गया है, दोनों ग्रंथ में से कितने महाजनपद का उल्लेख है। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि 10 जनपद का उल्लेख है महाजनपद का, कि 12, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा 14, की फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि 16। तो इसमें कितने जनपद का उल्लेख है, 16 जनपद का उल्लेख है। बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा कि मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। मगध जब बना था तो उसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तब राजगृह में था, कि पाटलिपुत्र में था, कि कन्नौज में था, कि उज्जैन में था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजगृह में था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिएगा कि इंडिका किसकी रचना है, कि इस इंडिका पुस्तक है से किसकी रचना है। तो ऑप्शन सुनिएगा ये है कि मेगास्थनीज की रचना है, कि कालिदास की रचना है, कि प्लिनी की रचना है, कि ऑप्शन डी सुनिएगा कि चाणक्य की रचना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज की रचना है। ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर से 6 द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था। पहला से ताम्र युग नगर कहा जाता था, कि कांस्य युग नगर कहा जाता था, कि डी ऑफ सी ऑप्शन सुनिए कि लोह युगीन नगर कहा जाता था, कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता था। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोह युगीन नगर कहा जाता था, कि द्वितीय नगरीकरण को क्या कहा जाता था, लोह युगीन नगर कहा जाता था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। पहला ऑप्शन सुनिए कि हरिसेन ने किया था, कि वान भट्ट ने किया था, कि सी ऑप्शन सुनिए कौटिल्य ने किया था, कि मेगास्थनीज ने किया था। तो यह ऐसे प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था, जो समुद्रगुप्त के बारे में था। तो इस किसने रचना किया था, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरिसेन ने किया था, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन सुनिएगा कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि चंद्रगुप्त को कहा गया था, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा अकबर को, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा समुद्रगुप्त को, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि अशोक को कहा गया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा गया था नेपोलियन, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था, समुद्रगुप्त को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। तो इसका है से हर्षवर्धन के राज दरबार में एक राजकीय कवि रहता था, वो राज कवि का नाम बताना है। तो आप लोग कहा से पहला ऑप्शन सुनिएगा कि बाणभट्ट कवि था, कि कालिदास कवि था, कि हरिसेन कवि था, कि मेगास्थनीज था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाणभट्ट कवि था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि था, बाणभट्ट। तो इसका बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 10 सुनिए कि अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो देवनागरी लिपि थी, कि संस्कृत लिपि थी, कि ब्राह्मणी लिपि थी, कि प्राकृतिक लिपि थी, यानी कि धम्म की लिपि क्या थी। तो इसका जवाब आप लोग बताना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर से 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो पहला ऑप्शन है कि अजातशत्रु ने किया था, कि पुष्पमित्र शुंग ने किया था, कि थर्ड ऑप्शन है से अशोक ने किया था, कि समुद्रगुप्त ने किया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला नियम सर्वप्रथम किसने, अजातशत्रु ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नंबर 12 देखिएगा कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, यानी जब ऐसे भूमि दान किया जाता था उसका उल्लेख ऐसे किसके अभिलेख में मिला था। अशोक के अभिलेख में मिला था, कि समुद्रगुप्त के अभिलेख में मिला था भूमि दान के, कि प्रभावती गुप्त में मिला था, कि इनमें से सभी को मिला था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रभावती के अभिलेख में मिला था भूमि दान का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि अशोक ने, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि समुद्रगुप्त ने, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कुमार गुप्त ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अशोक ने ऐसे शुरुआत किया था अभिलेख के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से 14 चलते कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। पहला कौटिल्य की रचना थी, कि मेगास्थनीज की रचना थी, कि विशाख दत्त की रचना थी, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विशाख दत्त की रचना थी। कौन, मुद्रा राक्षस एक बुक है जिसका से रचना कौन किए थे, विशाख दत्त ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिएगा कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो यहाँ क्वेश्चन सुनिएगा कि अशोक ने कराया था, कि रुद्रदामन ने कराया था, कि कनिष्क ने कराया था, कि स्कंद गुप्त ने कराया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, रुद्रदामन ने यहाँ से सुदर्शन झील का मरम्मत किया था, कराया था। रुद्रदामन ने इस सुदर्शन झील का मरम्मत किया था अपने पैसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसका लास्ट समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 2 में बनता था वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हम करा दिए हैं, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अध्याय 3 अब चलते हैं। अध्याय 3 में यहाँ पे ऐसे पहला है यहाँ पे अध्याय 3 से आरंभिक समाज के बारे में, जो कि 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक यहाँ पे दिया हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि संस्कृत ग्रंथ है उसमें ऐसे कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। पहला कि परिवार के लिए किया गया था, कि जाति के लिए, कि बांधव के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन महाभारत की रचना किसने की थी। पहला से मनु ने की, सेकेंड ऑप्शन वेद व्यास ने, कि थर्ड ऑप्शन वाल्मीकि ने, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है
13 महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध चला था से कितने दिनों तक चला था? 10 दिन के कि 15 दिन में चला था कि ऐसे 14 दिन कि 18 दिन तक चला था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 दिन तक चला था। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? पहला प्रीत सत्तात्मक था कि मात्र सत्तात्मक था कि थर्ड ऑप्शन कुल सत्तात्मक था कि इनमें से कोई नहीं थी? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रीत सत्तात्मक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति है, उसमें कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख? 8 प्रकार का विवाह का कि 16 प्रकार कि 9 प्रकार कि यहाँ पे 4 प्रकार का? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 प्रकार के मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि दुर्योधन की माँ कौन थी? पहला गांधारी थी कि कुंती थी कि माद्री थी कि सी और डी ऑप्शन सुनिएगा कि सत्यवती थी? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधारी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? पहला ऑप्शन सुनिए कि 5 भाग, सेकंड 4 भाग कि थर्ड 3 भाग की डी ऑप्शन है 9 भाग? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। मानव की संपूर्ण जीवन को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखिएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? पहला संस्कृत भाषा में कि पाली भाषा में कि प्राकृतिक भाषा में कि हिंदी भाषा में किया गया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाभारत की रचना उसमें संस्कृत ज़्यादा चलता था तो संस्कृत के में ही रचना किया गया था महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि पुराणों की संख्या कितनी थी? पहला 15 थी कि 18 है कि 12 है कि 10 है? तो पुराणों की संख्या कितना है ये आप लोग को बताना। इसका सही जवाब क्या हो जाए? 18 है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर महाभारत की फारसी अनुवाद का नाम क्या था? जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसका बुक का नाम क्या था? ऑप्शन सुनिएगा कि राजनाम, दूसरा ऑप्शन सुनिए कि महाभारतनामा, फिर तीसरा ऑप्शन सुनिए कि ग्रंथनामा, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि मृच्छ कटिकम के लेखक के नाम लिखे। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि शूद्रक है कि विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है कि थर्ड ऑप्शन है कि हलधर है कि थर्ड डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का यहीं तक वीडियो रखते हैं। इसका बाद ऐसे नेक्स्ट पार्ट में ऐसे आप लोग का 4th अध्याय से चलेगा। तो इस आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के रिवीजन क्लास जितना भी रहेगा वो आप तक जल्दी ही पहुंचते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।